सनून की बॉडी से निकले पावर को देख के एल्डर भी काफी हैरान कहते कितनी भयानक पावर है। सनून कहता मैं इसे एक बार फिर कहूंगा उसे मेरे पास लाओ। एल्डर हैरान कहता सेक्ट लीडर उनके तो उसने भी वही बात की लेकिन वो मुझे बिल्कुल अलग महसूस हुई। एक एल्डर कहता क्या तुम आइस पैलेस के खिलाफ वॉर की घोषणा कर रहे हो। सनून कहता अगर जरूरत पड़े तो। एक एल्डर कहता मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी सेक्ट का लीडर इतना एरोगेंट और लापरवाह हो सकता है। क्या तुम आइस पैलेस को सिर्फ इसलिए नीचे देख रहे हो क्योंकि तुमने 5 छोटे से सेक्ट लीडर को हराया है। इस समय यहाँ पे दर्जनों स्टॉर्म मास्टर मौजूद है, हजारों विचक्राफ्ट मास्टर पहरा दे रहे हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम सभी को अकेले संभाल पाओगे। सनून कहता एरोगेंट अपने बॉडी से उन दोनों को बाहर की ओर करते हुए कहता है इसे देखने के बाद भी क्या तुम मुझे एरोगेंट कह सकते हो। और मेरा तमावा और गुल बाहर आ जाता है। तमावा के ऊपर गुल खड़ा होता है और वो हवंडा का यूज कर रहा होता है जैसे वहाँ पे शैडो आर्मी समन होना शुरू हो जाता है जिससे बाकी एल्डर काफी हैरान रह जाते हैं। सनून कहता है क्या तुम समझ भी सकते हो कि मैं इस समय कैसा महसूस कर रहा हूँ। आइस पैलेस की बात तो छोड़ ही दो, अगर जरूरत पड़े तो मैं पूरे दुनिया के सभी डाउस के खिलाफ वॉर की घोषणा करने को तैयार हूँ। मैं तुमसे और कोई बातचीत नहीं करूंगा। मैं इन दीवारों को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जब तक मुझे चाव नहीं मिल जाता मैं आइस पैलेस के एक एक नींव का पत्थर उखाड़ दूंगा। यून अपने मन में हंसती और कहती मेरा यही मतलब था। सारे दाऊस अपने वेपन को निकाल लेते और कहते ये तो पागलपन है, सभी लोग अपने वेपन निकालो। और सनगुन भी काफी कूल अंदाज में आगे बढ़ रहा होता है। अभी एक चीखते हुए कहता प्लीज रुक जाइए ग्रेट टाइगर। सनगुन पीछे देखते हुए कहता ग्रेट टाइगर। और हम देखते वही दाऊस होता है जिससे चाव बात करती थी। यंगन कहती है वो शख्स कौन है। पिछले बंदा कहता है इस सराइन का फंडामेंटल मास्टर है। सनगुन कहता तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानते हो। और वो कहता क्या तुम्हें 350 साल पहले बोगचो की चोट पे मिले कुल्लिन के एक मोंक और उसके साथ उसका छोटा सा डिसाइपल याद है। सनून कहता बेगचो घाटी क्या तुम सच में वही छोटे से बच्चे हो। उसे ग्रीट करते हुए कहता हाँ मास्टर बहुत दिनों बाद मिले। सनून कहता मैं समझ गया, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मुझे याद आ गया कि तुम कौन हो। वो कहता बेगरन मतलब चाव की बदौलत ही मैं आइस पैलेस के मोंक में से एक बन पाया। सनून कहता जैसा की उम्मीद थी ये चाव है। और वो कहता यहाँ के लोग चाव के बारे में नहीं जानते। इमेंस एंड इमोर्टल लेडी टेंपल में कुछ लोग उसके बारे में जानते हैं। सनून कहता तो फिर चाव इस समय कहाँ पे है। वो बच्चा कहता क्या आप जानते हैं कि गोल्डन श्राइन क्या होता है। सनून कहता गोल्डन श्राइन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे इसके बारे में ना पता हो। एक सूर्य ग्रहण है जो हजारों साल में एक बार होता है। नॉर्मल सूर्य ग्रहण से अलग इससे जगह जगह पे दरारें और छेद पैदा कर दिए। उन दरारों ने गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड में जाने का रास्ता बना दिया। गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड, वॉइड वर्ल्ड, बीस्ट वर्ल्ड, डेड वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड एक ऐसी जगह जहाँ पे सभी स्काई एक हो जाते हैं। अगर तुम किस्मत वाले होते हो ये एक ऐसी जगह जहाँ पे तुम एक ही बार में हाई लेवल तक पहुँचने का मौका मिल सकता है। हालांकि इसे एक ऐसी भूमि कहा जाता है जहाँ हर किसी को अपने सपनों को साकार करने का मौका मिल सकता है। ये तो कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। सच्चाई तो यह है कि इच्छा और लालच से अंधे हुए लोगों का कब्र के अलावा कुछ भी नहीं है। एक ऐसा नरसंहार जगह है जो लाखों सालों से मौजूद है। नहीं ये तो दुनिया का शुरुआत से ही अस्तित्व में है। बिल्कुल भी नहीं। वो बच्चा कहता है ये इमोर्टल लेडी चाव को अपने साथ ले गई ताकि वो उस गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड में जा सके जो जल्दी खुलने वाला है। सनगुन मन में कहता है गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड सच में अफसरों की जगह है लेकिन साथ ही ये बहुत खतरनाक जगह भी है। ये इतना खतरनाक है कि अर्थ मास्टर के लेवल तक पहुंच चुकी लेडी येन भी इस सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकती। फिर भी वो चाव को ऐसी जगह ले गई। इस बात से सनगुन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसकी बॉडी से और भी ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है जिससे उन सभी का ध्यान उस पे जाता है। फिर सनगुन उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है माउंटेन बैग के सेक्ट लीडर के रूप में अपने द्वारा किए गए कामों के लिए माफी चाहता हूँ। सेक्ट लीडर भी ये देख के हड़बड़ा जाती है, कहती है हाँ क्योंकि आपने ईमानदारी से माफी मांगी है। सनगुन कहता तो हमें इस मामले को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। अब मैं अपने लोगों को वापस ले जाने की कार्रवाई करने जा रहा हूँ। सेक्ट लीडर कहती है एक्सक्यूज मी। सनगुन एक पवेलियन को देखते हुए कहता वो गन जिसे मैंने आते ही समय महसूस कर लिया था ये उस जगह से आ रही है। वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए डायरेक्ट वहीं पे पहुँच जाता है। इसे वो मास्टर और भी हैरान कहते स्पिरिचुअल पावर। सेक्ट लीडर वो श्राइन के सामने है। सेक्ट लीडर कहती उसे रहने दो, लेडी येन ने उसे खुद सील किया है, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले उसे भेद नहीं पाएगा। चलिए देखते हैं कि वो क्या कर सकता है। सनगुन में देखते हुए मन में कहता बाकी जगह के अलग इसे बहुत ही मजबूती से सील किया गया है। तब वो अपने ट्विंस ब्लेड को निकालता है, उसके सामने को अटैक करता है जिससे वहाँ के स्पेस कट जाता है। उसके अंदर एंटर करता है और अपने ब्लू फ्लेम से उस पेविलियन को जला के रख देता है। देख के सबके मुंह खुले खुले ही रह जाते हैं। अरे कहता सेक्ट लीडर वो सराइन। सेक्ट लीडर के मुंह आँख खुले खुले ही रह जाते हैं। कहता उसे जल्दी से रोको, उस भयानक बीस्ट को अभी पकड़ो। और वो सभी उसी तरफ आगे बढ़ने लगते तभी हम देखते बीच में तमावा आ जाती है। उसके ऊपर गोल होता है। तभी हवारन कहते सभी लोग रुक जाओ और करीब बिल्कुल भी मत आना। जैसे कि तुमने पहले सुना जैसे हमें हमारे लोग मिल जाएंगे हम यहाँ से चले जाएंगे और तुम हमें रोकने पे जोर देते रहे। ये सुन के वो सभी अपनी जगह पे रुक जाते हैं। वो पेविलियन का डिस्ट्रॉय होने से एक और लेडी कहती है क्या हुआ, साइड में हंगामा करने की किसने हिम्मत की है। लेकिन तभी सनगुन वहाँ पे जबरदस्त ब्लू फ्लेम का एक्सप्लोजन करता है। हम वहाँ पे ये हो को देखते जो काफी कमजोर लग रही है तो अपने आंखों खोल के सामने को देखती है तो उसके सामने सनगुन आ जाता है। यो कहती तो ये तुम थे ग्रेट टाइगर। यो उसे देख रहे हो। सनगुन कहता चलिए अब वापस चलते हैं।
सनगुन सारे थ्रेड को काटते हुए कहता चलो वापस घर चले। इससे ये हो नीचे को गिरने लगती, लेकिन सनगुन उसे पकड़ लेता है। सनगुन कहता वो बेहोश हो गई है। हालांकि उसकी बॉडी को चेक करते हुए कहता उसकी बॉडी में इतने सारे जख्म क्यों है, क्या उसने वो लेवल खो दिया जो उसने हासिल किया था। सनगुन ये सब अपने आइस एबिलिटी से चेक कर रहा होता है। इस बात से सनगुन गुस्सा और भी फट जाता है, वो पूरे पेवेलियन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। बाहर सभी वॉरियर को ये सब देख के पसीने छूटने लगते हैं। सेक्ट लीडर कहते तुम पागल जानवर, एक नए बना हुआ सेक्ट आखिरकार आइस पैलेस जैसे पुराने सेक्ट को चुनौती देने का हिम्मत कैसे कर सकता है। मैं तुम्हारे इस काम का भारी खामियाजा भुगतने पे मजबूर कर दूंगा। लेकिन सनगुन कहता चुप रहो। ये सुनकर सभी खामोश हो जाते हैं और सनगुन कहता है जिसमें तुमने अत्याचार किया वो मेरी स्पीसीज की आखिरी मेंबर थी, जो मेरे लोगों में शामिल होने से पहले लुप्त हो गई। इस दुनिया के इकलौती स्काई सोअरिंग टाइगर, इसे एल्डर कहते इस तरह का। इसका मतलब है कि वो कोई नॉर्मल टाइगर नहीं है, बल्कि वो स्काई सोअरिंग टाइगर है। सनगुन कहता हालांकि मैं आइस पैलेस को 20 डिस्ट्रॉय करना चाहता था, मैं खुद इमोर्टल लेडी को उसके कर्मों का हिसाब दूंगा। अभी मैं चुपचाप यहाँ से वापस चला जाऊंगा, इसलिए मेरा पीछा मत करना। जो मेरी बातों को नहीं मानेगा उसको खामियाजा चुकाना पड़ेगा, और वो भी अपनी जान से। ये कहते हुए सनगुन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसे एल्डर कहते वो चले गए। सेक्ट लीडर क्या आप उस शख्स को यूं ही जाने देंगे? मुझे तुरंत पकड़ के उसकी गलतियों को सजा नहीं देनी चाहिए। सेक्ट लीडर अपने मन में कहते मैं उस कमीने को पकड़ने के लिए आइस पैलेस में मौजूद सभी डाउस को इकट्ठा करना चाहती थी। हालांकि उसका हर एक कदम स्टॉर्म मास्टर के किसी शख्स के बराबर का स्किल था। उसके पास 2 जाइंट बग है और एक दोबारा जिंदा हुआ लास्ट जिसकी औरत जानलेवा था, और साथ ही ऐसी लेडी जिसके पास स्टॉर्म मास्टर जैसी एनर्जी। मुझे यकीन है कि वो इंसान नहीं है, सिर्फ एक नहीं बल्कि वो सभी, भले वो सिर्फ एक तुच्छ घोस्ट हो। इसके अलावा उसने जो स्पेस पावर दिखाई थी वो पहले ही गायब हो चुकी है। डेमिट एक स्पेशल बीस्ट को ऐसी टेक्निक में महारत हासिल कैसे कर सकता है? हमें उसे ढूंढने के लिए बहुत ही बड़े एरिया में तलाशी लेनी होगी। अगर हम ऐसा करते तो इस बात का बहुत ही खतरा है कि वो हम पे हमला कर देगा। भले ही मुझे इससे गुस्सा आता है, मेरे पास उसे जाने देने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन हमारी सबसे बड़ा काम है कि आइस पैलेस की देखभाल करना। जल्दी करो और पहले उस आग को बुझाओ। दूसरी तरफ हम कहीं कि स्पिरिचुअल झरने को देखते हैं जिसमें योहो नहा रही होती है, और उसे सनगुन कहता है टाइगर स्पिरिट तुम्हारा बॉडी कैसा है? योहो कहते थैंक यू, मैं अपने बॉडी से ठंडे या एनर्जी को बाहर निकालने में कैपेबल थी। सनगुन उसे देख रहा था, फिर वो भी उस झरने के अंदर एंटर करने लगता है। उसके पास जाते अपने मन में कहता उसके जख्म आसानी से नहीं भर रहे हैं, उसमें यह एनर्जी बहुत ही ज्यादा रही होगी। ये सिर्फ उसकी जख्म की बात नहीं है, मुझे ये यकीन नहीं हो रहा कि उसकी जैसी नाजुक लेडी इतनी ज्यादा वॉयलेंस एनर्जी को सहन कर सकती है। उसमें कोई शक नहीं कि उसे जो दर्द दिया गया वो मौत से कहीं ज्यादा भयानक थी। उसका जख्म बहुत ही धीरे धीरे करके हील हो रहा होता है, और कहती है इस तरह का दर्द सहना असल में इतना बुरा भी नहीं है। मतलब मुझे उस इंसान को देखने का मौका मिला जो कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं था, लेकिन अब वो मेरी परवाह करता है। इससे सनगुन खामोश हो जाता है, और योहो कहती है सबसे ज्यादा तो आप उस लेडी के बारे में सोच रहे होंगे, है ना? सनगुन कहता है तुम्हें सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। योहो कहते नहीं, आपको जल्दी करनी होगी तो प्लीज मेरी बात सुनिए। आपके जाने के बाद मैं और लेडी ट्रेनिंग करने के लिए नॉर्थ सागर की तरफ गए थे। पहले लगभग 200 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, और सिर्फ ना केवल बीच क्राफ्ट में महारत हासिल कर चुकी थी, बल्कि उस समय लगभग स्टॉर्म मास्टर महारत हासिल करने के लेवल पे थी। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत आ गई। सनगुन कहता ये इमोर्टल लेडी ये न रही होगी, है ना? योहो कहती हाँ वो लेडी अर्थ मास्टर लेवल पे थी, मेरे स्किल के हिसाब से मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लेडी योहो को गले को पकड़ लेती, इससे चाव कहती है बंद करो, सबको जाने दूंगी तो मैं आपकी बात मान के आपके पीछे आऊंगी, तो प्लीज। लेडी येन कहती है मेरे साथ आना है या नहीं ये तय करने तुम्हारा काम नहीं है बच्ची, मैं सिर्फ वही करना होगा जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगी। मैं इस बीस्ट को अपनी गलती की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। वो अपने पंजे मेरे सामने फैला देगी और अपनी येन एनर्जी को योहो की बॉडी के अंदर डालने लगती है, जिसे वो भी कराने लगती है। चाव कहती है तुम उस शख्स को मार डालोगे, और अपने ऊपर अटैक करने के लिए तैयार रहती है, और कहती है आखिरी बार होगा जब तुम मुझे सही सलामत देखोगे। लेडी येन उसी घूर के देख रही होती है और इविल की तरह कहती है मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, तुम धमकी देने में काफी माहिर हो। और योही बताती इसी वजह से मैं घसीटते हुए आइस पैलेस में ले जाया गया, उसने उसे होस्टेस बना लिया। हालांकि ऐसा लगता है कि वो लेडी को बहुत ही पसंद करती थी। मुझे समझ में आ गया था कि वो कुछ चाहती है, नहीं पता ये क्या है, लेकिन इसका जरूर कुछ न कुछ संबंध लेडी व्हाइट ब्लड घोंसली बीच से है। उसके बाद वो गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड की ओर रवाना हो गई, और सनगुन ऊपर गिर जाती है, जिसे सनगुन कहता है बहुत हो गया, बस बहुत हो गया और ज्यादा जोर मत डालो। वो सनगुन गले लगाने लगती है, कहती बस एक पल के लिए प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। सनगुन उसे देखकर योहो ब्लश कर रही होती है। हम देखते वो दोनों धीरे धीरे करके करीब आने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता सनगुन उसे रेड बीस्ट पे बैठाते हुए कहता है प्लीज इस बीस्ट पे बैठकर माउंटेन बैग की ओर चले जाए। कोल्ड एनर्जी से भरे इस जगह की तुलना में गर्म एनर्जी से भरा हुआ माउंटेन बैग तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसके अलावा मानसन नाम का एक डिवाइन है जो मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे बॉडी में बचे हुए कोल्ड एनर्जी को दूर कर सकता है। यो सनगुन साथ बीता हुआ समय को याद कर रही होता है, और सनगुन ब्लश करते हुए कहता है मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे नहीं जा पा रहा हूँ। गोल्डन रिंग सूर्य ग्रह आने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए यो कहती मैं समझती हूँ ये कुछ ऐसा है जो आपको करना ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप उस लेडी को सेफ वापस ले आएंगे, मुझे आपका इंतजार रहेगा माउंटेन बेग पर। और वो वहाँ से जाने लगती है। सनगुन उसे जाते हुए देख रहा था, तभी हवालन बाहर आते हुए उसे देखने लगती है, और वो सनगुन को घूर के देख रही होती है, जिससे सनगुन कहता क्या हुआ
बस ये कह दो। हवारन कहते क्या ये अच्छा था, इससे सनगुन अपना मुंह फेर लेता है। हवारन कहते भले उस लेडी ने तुम्हें पहले उसकी बात मानने को कहा था, लेकिन तुमने तो डायरेक्ट ही मना कर दिया, तो किसने सोचा होगा कि तुम्हारी पहली रात इतनी अचानक ही बीत जाएगी। सनगुन हड़बड़ाते हुए कहता ऐसा मत कहो, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होगा। हवारन हाथी भरते हुए कहते तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, किसी मर्द का स्वभाव ऐसा ही होता है कि वो अपने दुख को लेडी की बाहों में ढो लेता है। सनगुन कहता ये तो मुझे सुन ही नहीं रही। हवारन कहते तो तुम अब क्या करने वाले हो? गोल्डन रिंग सूर्य ग्रहण होने में अब सिर्फ 1 महीना बाकी है, इस समय लेडी येन को ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल होगा। सनगुन कहता तुम सही हो, इसलिए मैंने भी गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड में एंटर करने की प्लान बनाई थी। हवारन कहती क्या, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि एंटर डोर कहाँ पे दिखाई देगा? सनगुन कहता मैं ऐसे समय में 10 कैलामिटी डीमन का यूज करना चाहिए। तुम जानते हो कि मुझे डीमन किंग बनने के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। संयोग से मुझे थर्ड डीमन से एक मैसेज मिला हुआ है। हवारन कहती वो क्या लिखा है? सनगुन कहता ये मेरे लिए थर्ड डीमन के एरिया में आने का इन्विटेशन है, हम यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि मुझे इन्विटेशन मिला हुआ, तो चलिए वहाँ पे चलते और पता लगाते हैं कि क्या हुआ था। फिर हम माउंटेन हुआगुआ को सीन देखते हैं। हम देखते हैं माउंटेन काफी हरा भरा होता है। थर्ड डीमन कहता वेलकम सिक्स डीमन। सनगुन कहता मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक्स। थर्ड डीमन हंसते हुए कहता ऐसी कोई बात नहीं, आप बहुत दूर से इसलिए अपनी पहले थकान मिटा ले इधर आए। सनगुन आगे बढ़ते हुए मन में कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा कि माउंटेन के अंदर इतनी जगह हो सकती है, ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी दुनिया ही हो। कहता क्या हुआ सिक्स डीमन? सनगुन कहता वो जो ड्रैगन पैलेस में अपीयरेंस हुआ एक बीस्ट था, लेकिन वो अपने सोल्जर को कहाँ छोड़ दिया, वो अकेले क्यों आया था? भले वो भी 10 कैलामिटी डीमन में से एक हो, फिर भी अकेले किसी और के एरिया में एंटर करने पर मारे जाने का खतरा बना रहता है। एक बीस्ट कहता ये तो सरासर इग्नोरेंट है, जिसे वो बीस्ट हक्का बक्का होते हुए कहता मास्टर। वो बताने लगता मुझे लगता है कि अगर मैं इसे अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं भी यकीन नहीं करता, इसे किसी भी सोल्जर की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद ही वो एक आर्मी है, एक छोटी सी गलती भी हमारी जान ले सकती है। कुछ चीखते हुए कहता सुनो हमारे यहाँ एक स्पेशल मेहमान आया, उनका पूरी तरह से सम्मान करे। डीमन सनगुन उसकी तरफ आगे की ओर बढ़ने लगता है और कहता चलिए एक ड्रिंक करते हैं। वो दोनों अपने डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और सनगुन कहता ड्रैगन पैलेस को छोड़कर तुम्हारा यहाँ आने से लगता है कि डीमन किंग का चयन पहले ही पूरा हो चुका है। डीमन कहता हमने लगभग सभी डीमन किंग के उम्मीदवार का चयन कर लिया है, लेकिन अभी भी एक पोजीशन बाकी है। सनगुन कहता फर्स्ट डीमन का। डीमन कहता तुम सही हो, ये सब इसलिए क्योंकि सेकंड डीमन बहुत ही जिद्दी है, वो बार बार कहता है कि ये काम नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। मुझे तो हैरानी होता है क्या वो सच में चुनना भी चाहता है या नहीं। सनगुन कहता जिस तरह तुम डीमन किंग की मीटिंग में मिलने के बजाय मुझसे अलग मिलना चाहते हो, इससे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे किसी बात पे चर्चा करना चाहते हो, प्लीज सीधे मुद्दे पे आए। डीमन हंसते हुए कहता तुम्हारे दिमाग तो सच में बहुत ही तेज चलता है, मैं सब कुछ ईमानदारी से बताऊंगा। क्या तुम हेवन बीम अर्थ ट्रेजर में इंटरेस्ट रखती हो? सनगुन कहता हेवन बीम अर्थ ट्रेजर, अगर मैं कहूँ कि मुझे ऐसे ट्रेजर में दिलचस्पी नहीं है तो ये झूठ होगा। हालांकि डीमन किंग आगिनती बार बदले जाने के कारण क्या उसमें से पहले ही ज्यादातर गायब नहीं हो चुका है? मन में कहता हालांकि मेरे पास उनमें से सिर्फ एक ही है। मुझे हैरानी होती है अगर उसे पता चल जाए कि बाकी सभी चीजों में से मेरे पास वो चीज है जो पिछले थर्ड डीमन किंग का था, तो उसकी रिएक्शन क्या होगी? थर्ड डीमन कहता ये सच है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे पता है कि वो कहाँ है तो? सनगुन कहता तुम जानते हो ये कहाँ है? गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड को खोलने में 1 महीना बचा हुआ है। मैंने ड्रैगन पैलेस के लाइब्रेरी में एक ऐसा किताब देखा जो जिसे सिर्फ डीमन किंग ही देख सकते हैं। बताता पढ़ना मेरा शौक है, और ये शायद थर्ड डीमन बता रहा होता है। फर्स्ट जनरेशन फोर्थ डीमन किंग गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड में खो गया था उनके बीम अर्थ ट्रेजर को ढूंढने के साथ। जैसा कि तुम जानते हो नाइट ऑफ द 100 घोस्ट यात्रा के दौरान असंख्य स्पिरिचुअल बीस्ट और दाउस के हमले के कारण मारे गए थे। इन सबके बीच पावर का खालीपन उत्पन्न हो गया था, खासकर यूजांग की वजह से। उस कमीने की वजह से हमें हर तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ा। डीमन किंग का मानना है कि हमारी पहली प्राथमिकता अपनी पावर को बढ़ाना है, लेकिन मेरी सोच अलग है। असीम पावर एक ऐसा सिंबल जिसे हराया नहीं जा सकता। हमें फर्स्ट जनरेशन डीमन किंग की वो प्रतिष्ठा को वापस हासिल करनी होगी जिन्हें आसमान के ऊपर आसमान कहा जाता है। ऐसा करने के लिए हमें अपनी खोई हुई पावर हेवन बीम अर्थ ट्रेजर को ढूंढना होगा। सनगुन मन में कहता हेवन बीम अर्थ ट्रेजर में उसकी पावर को किसी और से बेहतर जानता हूँ, मैं गिन भी नहीं सकता कि उसने मेरी कितनी बार जान बचाई है। डीमन कहता सिर्फ हेवन बीम ट्रेजर ही नहीं, उस जगह पर डिवाइन हाफ से डिवाइन इंसेक्ट साथी मनवा एरा के एस्थेटिक और जैन मास्टर के एफसीएस भी मौजूद है। क्या तुम्हें लगता है क्या तुम मेरे साथ ऐसा करोगे? कहा जाता है कि गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड एक बहुत ही खतरनाक जगह है, लेकिन ड्रैगन पैलेस में तुमने जो अपनी पावर दिखाई थी उसे देखकर मुझे यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम ना कर सको। संग अपने रिंग को आगे करते हुए मन में कहता खैर मैं तो वैसे भी गोल्डन रिंग इमोर्टल लैंड में जा रहा हूँ। और कहता क्या तुम्हें एंट्रेंस डोर पता है? डीमन हंसते हुए कहता उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जानते हो कि मैं नॉर्दर्न फ्रंटियर में क्यों बस गया? वही जगह जहाँ गोल्डन रिंग का डोर अपीयरेंस होगा। तब एक कहता थर्ड डीमन किंग भी आ चुके हैं। थर्ड डीमन कहता वाओ क्या संयोग है, तुम भी यहाँ पे हो। सनगुन ने हैरानी से कहता डीमन किंग। थर्ड डीमन कहता सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि हाल ही में चुने गए 4 डीमन और 10 डीमन किंग भी हमसे हाथ मिलाने का फैसला लिया है। हालांकि वो बहुत सारे नहीं है, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि कुछ ऐसे डीमन हो जो हमारे मदद कर सके? हम सामने को एनर्जी को देखते हैं, सामने से देखते दो शख्स आगे को बढ़ रहे होते हैं। वो कहते हैं वेलकम। वहाँ पर 2 डीमन किंग को देखते हैं। ये 4 डीमन किंग पीट क्लैन पियोंग रैंग सिन है।
तो दूसरा 10 डीमन किंग ड्रैगन क्लैन जियोक्पा होता है। सनमून मन में कहता 4 डीमन और 10 डीमन, तो ये है वो चुने हुए डीमन किंग। डीमन कहता तुम्हें यहाँ तक आने में काफी मुश्किल हुई होगी, मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। ये है 6 डीमन, उन्होंने भी हमारे साथ जुड़ने का फैसला किया है। 4 डीमन अपने मन में कहती 6 डीमन, 10 डीमन आगे की ओर बढ़ते हुए कहता 6 डीमन, चलो मैं तुमसे मुकाबला करता हूँ। सनमून हैरानिश कहता अचानक 10 डीमन कहता मैंने ड्रैगन पैलेस में तुम्हारी विरासत की कहानी इतनी सुनी है कि मेरे कान दुखने लगे। इसका मतलब है कि तुम सभी 10 क्लाइमेटी डीमन के डीमन किंग बनने के हकदार हो। मैं खुद आपकी पावर का एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। सनमून मन में कहता सबसे पहले वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। फिर वो 3rd डीमन की ओर देखता है तो 3rd डीमन को रिएक्ट नहीं करता। सनमून हाफी लेते हुए कहता मुक्केबाजी को भूल जाओ, क्यों ना हम बारी बारी करके एक दूसरे पे हमला करें। 3rd डीमन तैयार होते और हंसते हुए कहता मुझे दोनों तरफ से भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं फायर ड्रैगन क्लैन से और मैं लावा खाता हूँ। अपने सेल को लगातार निखारने की कोशिश करता हूँ। तुम मेरे इन सेल को भेजने की कोशिश नहीं कर सकते जो मुझे लोहे की कवच की तरह ढकती है। पहला मौका मैं तुम्हें दूंगा, हमला करो। सनमून कहता ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं इसे मना नहीं करूंगा। अपने जगह से गायब होते हुए डायरेक्ट उसके पास पहुंच जाता है, जिससे 10 डीमन भी हैरान रह जाता है। लेकिन सनमून अपने हेवन ट्रेजर फ्लावर से अटैक कर चुका होता है और वो अटैक जैसे 10 डीमन से हिट होता है 10 डीमन कर रहा जाता है, दूर की ओर जाने लगता है। हम लगता है बाहर की ओर अभी भी उड़ते जा रहे, तो उसके आर्मी देखते हुए 10 डीमन तो उड़ गया। 10 डीमन क्या कर रहे हो, उसे पकड़ो। 4 डीमन सनमून को ही देख रही होती है। अपने मन में कहता है सिर्फ एक हमला, मुझे हैरानी नहीं हो रही कि उसने 10 डीमन को सिर्फ एक ही हमले में हरा दिया। 6 डीमन के बारे में फैले हुई अफवाह झूठी नहीं है। नहीं, अफवाह तो उसकी ताकत के बारे में बताने के लिए काफी ही नहीं है। 2nd डीमन हंसते हुए कहता ग्रीटिंग करने का ये कितना जबरदस्त तरीका है। क्या मैंने ये नहीं कहा था कि अगर तुम 6 डीमन के सामने बदतमीजी करोगे तो तुम्हें चोट लगेगी। मुझे लगता है कि तुम लोगों के बीच रैंकिंग का तुलना करने के लिए इतना काफी है। 4 डीमन हाफी लेते हुए कहते मर्दों से यही उम्मीद थी। सनमून कहता अब मैं जा रहा हूँ। 3rd डीमन कहता अभी से ये तो बस शुरुआत है, तो क्यों ना तुम सभी मेरे साथ आकर बैठो। सनमून जाते हुए कहते गोल्डन रिंग सूर्यग्रहण में होने में अभी 1 महीना बाकी है, उससे पहले मुझे कई सारी चीजों की तैयारी करनी होगी। 3rd डीमन कहता ठीक है, जैसा चाहे वैसा करो, 1 महीने बाद मिलते हैं। कहता 6 डीमन में आपके जगह तक ले चलूंगा, प्लीज इस तरफ आइए। हम लोग एक माउंटेन में जबरदस्त ऐसा गड्ढा हो चुका होता है, क्योंकि उससे आके 10 डीमन टकराता और हंसते हुए कहता ये तो कमाल है, मुझे उम्मीद नहीं था कि वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा, वो सच में कमाल का है। हम 3 शख्स को देखते हैं और उसके हाथ में एक मैसेज को देखते और एक कहते क्या हुआ मास्टर। एक कहता मैंने सुना कि माउंटेन बैक सेट का लीडर आइस पैलेस आए थे और यही लेडी येन होती है जो कहती उसने टेंपल को जला रही और मेरे खिलाफ वॉर की घोषणा कर दी और हंसने लगती है। डिसाइपल कहती माउंटेन बैक उसकी कमीने की हिम्मत कैसे हुई हमारे पवित्र जगह के साथ ऐसा करने की। ऐसा मतलब यह है कि पहले से मौजूद दाऊद चुपचाप खड़े रहे और ऐसा करने दिए। लेडी येन कहती उन्होंने कहा था कि वो स्पेशल थ्रेट के लेवल पे था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो इतने कम समय में इस लेवल तक पहुंच गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुमने अपने पति के रूप में उसकी सेवा की। लड़के अपने शॉट को निकालते हुए कहती ये सब तुम्हारी बदौलत है विच, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे हाथ काटने पड़ेंगे ताकि। लेडी येन कहती है मेरे डिसाइपल शांत हो जाओ, किसी भी समय बिल्डिंग को दोबारा बना सकते हैं। तो वो डिसाइपल चिढ़ जाती है। लेडी येन कहती मुझे नहीं पता कि ये सौभाग्य है या दुर्भाग्य। दशकों से उनके बारे में कोई खबर नहीं थी, लेकिन संयोग से तब वो आया जब मैं पहले से बाहर थी। मुझे लगा था कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें बहुत पहले ही छोड़ दिया था, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी हिम्मत से अकेले ही तुम्हें ढूंढने आएगा। चाओ मन में कहती मेरे हस्बैंड। लेकिन लेडी येन आगे बढ़ते हुए कहती उसने बहादुर होने का नाटक किया, लेकिन वो मेरे सामने ऐसा नहीं कर सकता था। मर्द के लिए विश्वास एक ऐसी चीज है जिसे लास्ट में पुराने जूते की तरह आसानी से फेंक सकते हैं। ऐसा लगता है कि तुम्हें पहले भी छोड़ दिया गया है। चाहो कहती लेडी येन किसी ऐसे शख्स के द्वारा जिसे आप मर्द कहते हैं। लेडी येन उसे घूरते हुए देखती है। चावल चीखते हुए कहते कमीनी तुम पागल हो गई हो, वही है वो जिसे मैं प्यार करती हूँ और जिसे मैंने खुद चुना है। अगर मुझे छोड़ भी दे तब भी मैं उसके लिए आभारी रहूंगी। मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ, तुम जैसे लोग जो नफरत से भरी प्यार की यादों को भी दफनाकर मोस्टर बन गए हो। डिसाइपल और भी भड़क जाती कहती मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, मैं करूंगी। लेकिन लेडी येन भड़क जाती है और चाव पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। चाव उसे आते हुए देखते अपने आंखों को बंद कर लेती है, अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेती है। हम चाव को हेड को उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन लेडी येन उसके पास जाकर रो जाती है, कहते मुझे और मत उकसाओ बच्चे, अगर तुम ऐसा कर भी दोगे तो भी मैं तुम्हें अभी जान से नहीं मारूंगी। सब लोग ऐसा ही सोचते हैं, उनका प्रेमी दूसरे से अलग है, लेकिन ये महज एक भ्रम है, सबसे बड़ा भ्रम। इससे मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। मैं खुद तुम्हारा चेहरा देखना चाहूंगी जब वो शख्स तुम्हें छोड़ देगा, जिसे बचाने के लिए तुम अपनी जान तक की जोखिम में डालने को तैयार हो। चाहो उसे ही देख रही होती है, लेकिन लेडी येन फिर से आगे बढ़ते हुए कहती किसी चीज के बारे में जानना और खुद उसका एक्सपीरियंस करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। देखते हैं कि तब भी तुम ऐसा कह सकते हो या नहीं। खैर ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो शख्स तुम्हारे जिंदा रहते हुए तुम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ पाएगा।